अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि हज के दिन अब करीब आ रहे हैं, तो हमने जो लास्ट ईयर हज किया था नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू, उसके बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताने के लिए कि मेरा पैकेज कौन सा था और वहाँ पर क्या क्या हमको सहूलतें मिली थी और किन चीज़ों ने परेशान किया था। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपसे शेयर कर दूँ। अच्छा, जब मैंने कहा पर्सनल एक्सपीरियंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो जो फेस किया है मैं उसी बारे में बयान करूंगी। जो मुझको लगा है वो मैं बताने जा रही हूँ। बाकी हो सकता है किसी को इस बात से इत्तेफाक हो, किसी को नहीं हो, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है हर बात में। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हूँ। और दूसरा ये कि हज तो देखिए नाम है तकलीफ का, ये ऐसी इबादत है कि सबको पता होता है कि इसमें बहुत ज्यादा तकालीफ होती है, लेकिन हर एक मुसलमान दिल और जान से ऐसी तकलीफें उठाने को तैयार होता है। ठीक है, तो तकलीफ हज में जो होती है उस पर कोई गिला नहीं, उस पर कोई शिकवा नहीं, बल्कि उस पर तो शुक्र है कि अल्लाह आपका बहुत ज्यादा करम हुआ, आपका बहुत ज्यादा शुक्र हुआ कि आपने हमको हज जैसी फजीलत से नवाजा है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी तकलीफ को बयान करूंगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने हज में मेरी तकलीफ हुई थी, हई इसमें तो बहुत ज्यादा मुझको परेशानी हुई, नहीं, बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है। बल्कि इसका मकसद ये है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को वो तकलीफ में आराम मिल जाए, अगर मैंने जो गलती की वो आपको समझ में आ जाए, तो मे भी आपको वो तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो इंसान की कोशिश होती है तकलीफ से बचने की कोशिश करे। तो बस इसीलिए तो अगर कोई तकलीफ का यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो बिल्कुल कोई रोना धोना मतलब नहीं है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मकसद है ताकि किसी और की मदद हो जाए। अल्लाह के फजल से मैंने 2 बार हज किया है। एक हज तो ऐसा पहले होता था कि आपको, जैसे हम पनामा में रहते हैं तो आपको वीजा ले लेना पड़ता था, यहाँ पर वीजा के लिए अप्लाई कर दो सऊदी का, आपको वीजा मिल जाए तो फिर कोई भी टूर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, जिस भी आप कंट्री से हो, वहां पर आप टूर कोई भी ढूंढ कर उसके साथ अटैच हो जाए। सिर्फ वीजा देने का काम सऊदी गवर्नमेंट करती थी। लेकिन अभी जो रूल निकले हैं वो जरूरी हो गया है कि जो भी ओवरसीज रहते हैं उनके लिए, कि उनको नुसुक एप्लीकेशन जो बनाया गया है उसी के थ्रू, यानी सऊदी गवर्नमेंट के थ्रू ही हज के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वीजा से लेके, पैकेज से लेके, वो सारा इंतजाम वो करके देते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई इंडिया और पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्ड करता है तो वो इंडिया पाकिस्तान से भी हज के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जिनके पासपोर्ट वैसे नहीं है तो फिर जरूरी है कि आपने नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू ही अपने हज को रजिस्टर कराना होता है। सो माशाल्लाह सबने अपने अपने अभी तक तो रजिस्टर कराकर बुकिंग कर ली होगी, पैकेज ले लिया होगा। आज मैं मेरा पैकेज जो मैंने नुसुक एप्लीकेशन से लिया था उसके बारे में बताऊंगी कि हमने जो पैकेज लिया था उसका नाम था अब्दुल लतीफ जमील, और यहाँ पर उसकी डिटेल थोड़ी सी मैंने अटैच कर दी है। जब मैंने हज के वीडियो अपलोड किए थे तो सबने कहा था ये वीआईपी हज है और ये ऐसा है वैसा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने जो पैकेज लिया था वो 29,000 और समथिंग का है, मतलब रियाल में। अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो ये $8,000 होते हैं, $8,000 होते हैं। $8,000 मतलब इंडिया के हम 7 लाख रुपए समझ लें। ठीक है, तो ये हमारा हज का पैकेज था और आप देखते सकते हैं कि यहाँ पर ये इकोनॉमिक हज था, ये कोई वीआईपी हज नहीं था। और बात करें टिकट की, तो टिकट इसमें इंक्लूड नहीं थी। हाँ, तुर्की से लेके सऊदी तक की जो टिकट है ना वो इसमें थी, लेकिन पनामा से जो हम तुर्की तक गए थे वो इसमें ऐड नहीं थी। यानी आप समझ ले $1,500 और टिकट के हमारे चले गए, तो मिलाकर $9,500-10,000 तक हज का एक पैकेज हमारा बैठा हुआ था। ठीक है, और ये 33 डेज का पैकेज था। 3 दिन हमको शुरू में मदीना में रोका गया और उसके बाद 30 डेज मक्का में रखा गया। तो यहाँ से हम तुर्की गए और तुर्की के बाद फिर हम पहले मदीना गए हैं। अब बात करेंगे वहां पर होटल की, तो होटल में जो रूम होगा ना वो आपको शेयरिंग में मिलेगा। जब आप पैकेज खरीदते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कि आपको 4 बेड शेयरिंग चाहिए, 3 बेड शेयरिंग चाहिए, 2 बेड के ऑप्शन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और 4 बेड के जो ऑप्शन होते हैं ना बहुत देर तक रहते हैं। तो हमारे जो हिस्से में आया था 4 बेड की शेयरिंग थी, यानी 4 लेडीज साथ में रहेगी और 4 जेंट्स साथ में रहेंगे। अब बात करते हैं होटल की, तो मदीना में जो हमको होटल दी गई वो बहुत ज्यादा नजदीक थी हरम से, यानी बहुत जल्दी आप पहुंच जाए और कोई दूर वूर नहीं थी, 5 मिनट का डिस्टेंस था, इजीली आप वॉक करके हरम में आ सकते हैं। अच्छा, जो हमारा पैकेज होता है ना उसमें नाश्ता और डिनर इंक्लूड था। ठीक है, नाश्ता भी आपको दिया जाएगा और खाना भी रात में दिया जाता था। अब बात करें खाना कैसा होता है, तो खाना कॉन्टिनेंटल जैसा खाना होता है, बस वैसा ही होता है, बुफेट सिस्टम होता है। सुबह नाश्ते में भी मैं यहाँ पर थोड़ी, अगर मुझको कोई वीडियो मिल जाए तो मैं चला देती हूँ कि नाश्ते में भी आपको बॉयल एग भी मिल जाएंगे, एग मिल जाएगा, मस्का, जेली, ब्रेड और चाय, कॉफी और हॉट चॉकलेट, बहुत सारा कुछ यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल जाता है।
होटल पे भी डिपेंड होता है कि अक्सर कोई होटल अलग कुछ खाना दे रही होती है ना, किसमें वैरायटी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। जैसे जो मदीना की हमारी होटल थी उसमें वैरायटी काफी ज्यादा थी, लेकिन जब हमारी मक्का में होटल हुई तो उसमें वैरायटी थोड़ी इसके मुकाबले में कम थी। और रात के डिनर में भी हर चीज होती है, यानी एक गोश्त का आइटम होगा, फिर एक चिकन होगा, वेजिटेबल होती है, चावल होते हैं, ब्रेड वगैरह होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जूसेस होते हैं, यानी बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, खाने में कोई मतलब कमी नहीं होती। लेकिन एक बार थोड़ा ध्यान में रख के चले, जैसे अगर मैं बात करूं अपनी, तो हमारी थोड़ा इंडियन टेस्ट है, तो ये टेस्ट हमको ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। हाँ ठीक है, पेट भरने तक काम चल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर बात करें एक ही खाना इस टाइप का अगर हम डेली बेसिस पे खाने लगे तो मेरा वैसा टेस्ट नहीं है कि मैं इसी खाने को 30 दिन तक खा सकती हूँ। ठीक है, हाँ इंडियन खाना जो होता है, जो अपने कड़ी खिचड़ी, दाल चावल, जो हम अपने स्टाइल के बने हुए होते हैं, वो हम खा सकते हैं 30-40 डेज आराम से खा सकते हैं। लेकिन ये थोड़े बनाने के तरीके अलग होते हैं। तो पर्सनली मुझको खाने में बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो आखिर के जो 10 दिन थे उसमें तो ऐसा होने लगा कि हमने जो होटल का जो खाना है उसको बिल्कुल अवॉइड ही किया है। नाश्ते में भी जाना हमने छोड़ दिया। हॉट चॉकलेट या ऐसा कुछ लेकर आ जाते थे, और कुछ भी यानी नमकीन पूरियां और कुछ खरीद ली, वो खा ली, तो वो हम खाने लगे, क्योंकि एक ही टाइप का और थोड़ा बस खाने में थोड़ी सी इस मामले में प्रॉब्लम हो गई। बाकी लेकिन अगर आपका टेस्ट इंटरनेशनल टेस्ट है और आप आराम से खा सकते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए नुसुक एप्लीकेशन से अपने पैकेज में खाना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो रियाजुल जन्नह में जाने के लिए परमिट, अब तो बिना परमिट के जाने ही नहीं देते ना, तो उसका जो पास निकालना है वो कौन निकालेगा और किस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये जो जिम्मेदारी होती है ना, जो आपने पैकेज लिया है, पैकेज वालों के जिम्मे होता है कि वो आपको बताएंगे कि आपने कब जाना है वहां पर। आपने कुछ नहीं करना होता है, ये आपका पैकेज बता देता है, वो पास निकाल के आपको नंबर दे देते हैं और फिर आपने उस हिसाब से उस टाइमिंग पर जाना होता है। फिर बात करते हैं मक्का की होटल की। तो मक्का की जो हमारी होटल थी ना, बल्कि नुसुक एप्लीकेशन से हमने देखा है कि जितनी भी होटलें दी जाती है वो थोड़ी बस से ही आना जाने होता है, यानी बस की सर्विस लाजमी उसमें आपको लेनी ही पड़ेगी। हाँ अगर आपने वीआईपी कोई हज लिया हो तो मे भी नजदीक हो सकती है, वरना जितनी भी उसकी जो हमने पैकेज में देखा था वो कम से कम वो बस से तो आना ही पड़ता है। और जैसे हमारी होटल जो थी उसका नाम था नवाजी होटल, और ये हरम से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर आराम से आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि क्या हुआ, ये जो होटल थी ना वो थोड़ी ढलान पर थी, यानी पहाड़ चढ़ना, तो पहाड़ से उतरना तो बहुत इजी होता है, आप 5-7 मिनट में उतर के आ जा सकते हो हरम में। लेकिन वो जो ढलान पे चढ़ना होता है ना वो बहुत मुश्किल थोड़ा पड़ जाता है, तो उसके लिए आपको बस की सर्विस लाजमी लेनी पड़ती है। अच्छा, बस के बारे में भी याद रखे कि बस भी माशाल्लाह से आती रहती है, यानी आपकी होटल के पास खड़ी भी रहती है बस, लेकिन जब तक वो फुल नहीं हो जाती तब तक वो आगे नहीं जाती है। तो इसीलिए अगर आपको हरम में यानी नमाज के कोई टाइम पे पहुंचने का, आप वैसे भी जल्दी निकले होंगे, लेकिन और अगर आधा घंटा आप थोड़ा जल्दी निकल जाए, ताकि वो, क्योंकि बस भी टाइम लेगी, अभी खड़ी रहेगी उसके बाद चलने लगेगी, तो आधा घंटा पहले अगर आप निकल के बस का इंतजार करने लग जाए या बस में बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आप टाइम पर नमाज तक हरम में पहुंच सके। और वापसी में भी ऐसा ही होता है कि जब आप वापस आ रहे हो तो बस स्टॉप के पास आपने चले जाना है, वहां पर भी अक्सर लाइन होती है, आपको लाइन में खड़ा होना है, फिर आपकी जो होटल की बस हो उसको ढूंढना है, और उसके बाद वो बस आपको ले जाकर आपकी होटल में छोड़ेगी। अगर आप पैदल आने जाने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई हम पैदल ही निकल जाएंगे, तो अगर कोई ढलान का मसला नहीं है तो इजीली आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ढलान का मसला हो तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ऊपर चढ़ने की थोड़ी सी मसला होता है। हाँ अगर टैक्सी वगैरह, जैसे नीचे से आप टैक्सी ले ले, बस का इंतजार नहीं करना पड़े, हम टैक्सी में चले जाए, तो आपको पता होगा कि हज के दिनों में ना चार्जेस काफी हाई हो जाते हैं टैक्सी के और इसके उसके। शुरू में तो आपको शायद मिल भी जाए, लेकिन जो हज के अय्याम होंगे ना, आपको जो थोड़ा सा उतारने के लिए 200 रियाल बोलेंगे, 300 रियाल बोलेंगे, यानी 100 डॉलर हो जाते हैं। तो अगर आप पे कर सकते तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, वरना या तो फिर अपने आपका पैर का इस्तेमाल करना है या फिर बस के लिए वेट करना है। तो ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया होगा कि जो बस वगैरह से ट्रांसपोर्ट करना है, फिर वो मदीना से लेके मक्का आना हो, या फिर एयरपोर्ट से लेकर मक्का या मदीना जहां भी आपका स्टे है वहां आना हो, या फिर आपकी होटल से लेकर हरम तक, तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी जो होती है ना, वो गवर्नमेंट जो हमने पैकेज लिया है उसमें होती है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ड्री की। तो लॉन्ड्री का जो सिस्टम होता है ना वो पैकेज में नहीं होता है, यानी आपने कपड़े जो होते हैं वो आपने किसी धोबी को ढूंढना पड़ता है, लॉन्ड्री में खुद जाके दे दे, या फिर जैसे हमारा हुआ था, तो हम 1 साल पहले माशाल्लाह उम्रा में गए थे अपने बच्चों के साथ में, तो कपड़े धोने की जाहिर सी बात है ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हमने वहां पर किसी लॉन्ड्री वाले से बात कर ली थी, तो वो आकर हमारे होटल में हमारे कपड़े लेके चले जाता था। तो अब ये लास्ट ईयर जो हम हज में गए थे तो हमारा माशाल्लाह पूरा ग्रुप था,
तो हमने बात करके माशाल्लाह पूरे जो ग्रुप वालों के कपड़े हैं ना वो होटल में लेने चले जाता था और फिर बाद में लेकर चले जाता। तो लॉन्ड्री अगर आप पूछोगे कि आपको पैकेज में मिलती है कि नहीं मिलती, तो नहीं, बिल्कुल आपको लॉन्ड्री पैकेज में नहीं मिलती। हाँ, अगर आप इंडिया वगैरह से हज कर रहे होते हो तो वो पूरा अनलिमिटेड आपको लॉन्ड्री देते हैं, लेकिन नुसुक से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हमने होटल के बारे में मालूम कर लिया, फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में मालूम कर लिया और फिर लॉन्ड्री के बारे में मालूम कर लिया कि आपको किस चीज सहूलत मिलती है और किस चीज की सहूलत नहीं मिलती। चले तो अब बात कर लेते हैं हज के 5 दिनों में हमारा जो नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू अब्दुल लतीफ जमीर जो हमने पैकेज लिया था उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो जैसे मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी तो उनकी होती है। तो मक्का की होटल से आपको मिना तक बस में लेके चले जाया जाएगा और फिर आपको बेल्ट वगैरह दे दिया जाता है। और जो रूम वहां पर बने, तो देखिए आप माशाल्लाह, मैं वीडियो यहाँ पर चला भी दूंगी कि बहुत अच्छा एक एक पर्सनल बेड दिया था, सोफा कम बेड होता है ये, उसमें चादर, तकिया और फिर एक बैग हमको दे दिया गया था। उसमें काफी जो अभी हज के दिनों में 5 दिन में जो काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन अक्सर इंसान लेकर ही जाता है और अपने लेकर ही जाना, इस भरोसे पर चले जाना कि वहां पर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मे भी फिर नहीं मिले तो वहां आप कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो इसलिए लेकर ही चले जाए। लेकिन वहां पर हमको एक बैग मिला था और उसमें तकरीबन काफी चीजें रखी हुई मिल गई थी और ये पूरा रूम दिया हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब लोग इतने होते हैं और मक्का की गर्मी भी माशाल्लाह होती है, एसी तो दी हुई होती है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा था कि हमारे जो रूम की एसी ना वो खराब हो गई हुई थी, तो बहुत ज्यादा गर्मी हमारे रूम में थी। वरना एक रूम में आप देखिए माशाल्लाह काफी बेड दिए गए हैं। अगर आपका रूम का एसी चल रहा हो तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर एसी बंद हो जाएगा तो हाँ, थोड़ा सा हफ्स तो होगा। जैसे मैंने बता दिया, हज तो नाम ही तकलीफ का है। इस तकलीफ पे बोल बोल नहीं करना है कि बहुत गर्मी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई बात नहीं, इस पे भी हमको सवाब ही मिल रहा होता है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि हाँ, कभी ऐसा भी होगा कि आपकी एसी खराब भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है। तो हमारी पर्सनल के भाई वो खराब थी, तो उतना ठंडा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी उलझन हो रही थी। और बात करेंगे खाने पीने की मिना में, तो मैंने लास्ट ईयर भी ब्लॉग में शेयर किया था कि हम जैसे ही एंटर हुए थे तो बहुत ज्यादा फ्रिज भरे हुए हैं पानियों से और जूस से और आइसक्रीम से और स्नैक्स रखे हैं और ये है और वो, बहुत कुछ माशाल्लाह खाने का जो था ना सिस्टम अच्छा था। लेकिन क्या होता है, जब लोग इतने ज्यादा होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ा अलग होने लगता है। वरना ऐसा ही दिया उन्होंने, बना के तो ऐसा ही रखा था। तो रात में तो ठंडा पानी बहुत इजीली मिल गया क्योंकि अभी लोग आना शुरू हुए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो फ्रिज का आपको सिस्टम पता है कि फ्रिज को अगर बार बार खोला जाए तो वो पानी ठंडा नहीं करता है। तो सुबह तक पानी ठंडा बिल्कुल नहीं होने लगे, फ्रिज काम करने बिल्कुल बंद कर चुके थे बार बार खोले जाने की वजह से। फ्रिज में पानी है लेकिन पानी ठंडा नहीं कर पा रहा है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें 2017 में जब हमने हज किया था ना, जो नुसुक एप्लीकेशन से नहीं था, तो जो पानी का जो सिस्टम था ना वो बहुत अच्छा था कि वो जो ड्रम आते हैं ना, ड्रम में बर्फ रख दिए गए थे और उसके अंदर ठंडा पानी और जूस रख दिए गए थे। तो वो क्या, आखिर तक हमको ठंडा ही पानी मिला है। मैं तो यहाँ पर बोलकर भी आई थी, जो एक दो को लैंग्वेज समझ में आती है, कि भाई अगली बार के लिए आप बोलिएगा कि ये फ्रिज के बजाय वो ड्रम रखे और उसमें बर्फ रखे, ताकि मतलब एक पानी ठंडा तो चाहिए ही रहता है ना। तो बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। और फिर जगह कम है और लोग ज्यादा है, तो खाने की जो है ना, यहाँ पर आपको लाइन लगानी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल, आप सुबह उठोगे तो नाश्ते के लिए आपने एक लाइन लगानी है, उसके बाद आपके नाश्ते की बारी आएगी। तो दिमाग में बिठा कर चलना है कि भाई थोड़ा, यानी अगर आपको कहीं के लिए निकलना है आगे, जो भी आपको करना है, जैसे अभी हम अरफात में जाएंगे करना है, तो आधे घंटे पहले ही आप लाइन में आके खड़े हो जाए। आप एंड टाइम पे निकलेंगे कि अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ और फिर मैं चले जाऊंगी, नहीं, तो आपको थोड़ी लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा खाने और पानी के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, वरना मिना में उन्होंने दिया बहुत अच्छा था। और बात करें मिना के बाथरूम्स की, तो बहुत अच्छी माशाल्लाह सहूलत वाले और अच्छे क्लीन से जो थे ना, टॉयलेट वगैरह थी, कोई गंदगी वाली नहीं थी। वो सफाई वाले लगे ही थे कि उसको साफ किए जा रहे थे। टिश्यू पेपर भी बड़े से रोल लगा दिए गए थे और वॉश बेसिन भी बहुत सारी है, तो बहुत इजीली। हाँ, खाली जो नहाने के लिए वॉशरूम जो होगा ना, आपको नहाने के लिए या कपड़े चेंज करने के लिए, उसमें थोड़ी सी लाइन, क्योंकि वो थोड़े कम है। टॉयलेट वगैरह ज्यादा है, लेकिन जो चेंजिंग रूम है या फिर शावर लेने के लिए रूम है वो थोड़े कम है। इसलिए आप अगर शावर लेना चाह रहे हैं या फिर कपड़े बदलना चाह रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको जल्दी निकलकर लाइन लगानी पड़ती है यहाँ पर मिना के टेंट में। अब बात कर लेते हैं अरफात की। तो भाई मिना से वो बस में हमको अरफात के मैदान में लेकर आए और अरफात का जो टेंट था ना, माशाल्लाह उसकी एसी बहुत अच्छी हमारी वाली काम कर रही थी कि आखिर में तो, यानी जब रात हो गई तो हम मतलब चादर ओढ़ के बैठना पड़ा, इतनी ठंडी हो रही थी। बहुत अल्लाह का हमने उस पर शुक्र अदा किया कि ठंडक भी बहुत बड़ी अल्लाह की नियामत है।
तो बहरहाल बहुत अच्छा ये भी टेंट था। यहाँ पर भी आपको पर्सनल आपके सोफा कम बेड मिल जाते हैं, और उसमें यानी अरफात के मैदान में आपको एक एक मतलब बैग मिलता है कि मुजदलिफा में आपको जो चीज़ें यूज़ होगी, यानी तकिया है और फिर चादर है, जो भी यानी यूज़ होता है, यहाँ पर मैं शेयर कर देती हूँ, वो सारा आपको अरफात में हमको मिल गया था। अब आपको मिलता है कि नहीं वो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, हमको ये चीज़ें दे दी गई थी रात गुजारने के लिए मुजदलिफा में। और फिर अरफात के मैदान में खाने पीने का जो पीछे था ना, वो सिस्टम पूरा दिया हुआ था, यानी वही कोल्ड आइटम सारे जो कोल्ड फूड होते हैं, चाय कॉफी वगैरह होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं चाय के बारे में बता दूं, अगर आप चाय के शौकीन हैं और चाय के बिना आपका चलता नहीं है, तो आप वहाँ चाय के भरोसे पे मान ना जाए, क्योंकि वहाँ की चाय और अपनी जो दूध पत्ती वाली चाय होती है वो बहुत ज्यादा परेशान कर देगी। तो हमारे ग्रुप में जो लोग चाय पीने वाले थे, अल्लाह का शुक्र हमको तो ऐसी चाय की कोई आदत नहीं है, तो चाय के पैकेट आते हैं। गर्म पानी तो आपको हर जगह मिल जाएगा, 5 दिनों में बोलो या कहीं भी, आप पूरे हज के ट्रिप में आपको गर्म पानी इजीली मिल जाएगा। तो आप अपने साथ में वो चाय के पैकेट रख ले, ताकि फिर इन दिनों में काम आ सके। आपने निकाला और वो गर्म पानी में डाल के पी लिए, बहुत अच्छी चाय बन जाएगी आपकी। तो अरफात के मैदान में भी ये सभी दिया था। अरफात के मैदान में खाना जो मिला था, जो वहाँ की स्पेशल होती है मंदी, वो दी गई थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा तो टेस्ट थोड़ा सा इंडियन है, तो वो बिल्कुल हमारी टेस्ट के हिसाब से नहीं थी, तो मैंने तो उसको नहीं खाया है। यहाँ पर एक मैं बात को ऐड कर दूंगी कि ये सब खाने ऐसे हैं ना जो इजीली पसंद आने वालों को तो बहुत इजीली पसंद आ जाएंगे, लेकिन हम जैसे थोड़े से नखरे जिनके हो ना, तो उनको जल्दी फिर ये टेस्ट सब पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टिप दूंगी कि अपने साथ, अगर आपको ऐसे खाने पसंद नहीं आते, तो अपने खाने थोड़े से अपने साथ में रख ले। और वहां पर इजीली अगर आप कुछ ले जा सकते हैं, तो फिर वो मैगी के जो वहां पर 4 रियाल में 5 रियाल में मैगी के आपको डब्बे मिल जाते हैं, उसमें गर्म पानी खाली ऐड करना होता है और मैगी तैयार होती है। क्योंकि आप क्रोसान भी कितने खाएंगे, फ्रूट भी कितने खाएंगे, थोड़े खाने की जरूरत लगती है ना। तो अभी थोड़ा आपको पेट के सहारे देने के लिए ऐसा खाना आपको जो मैगी दे सकती है ना, वो काफी मुझको लगता है आराम देगा। अरफात के मैदान में भी ये मैगी के कप दिए हुए थे, लेकिन बहुत जल्दी वो खत्म हो जाते, फिर मिलते नहीं है। तो अगर ये 5 दिन आप हज में, अगर आप वहाँ के टेस्ट जैसे मैं बता रही हूँ, अगर नहीं आपको जमता है, तो ये मैगी के कप आपके बड़े काम आएंगे। तो अपने बैग में ले जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोपहर में भी नहीं खाया था, और रात में भी फिर वो आपको बॉक्स दे दिया गया था, उसमें वही सब यानी क्रोसान और जूस और फ्रूट्स और ये और वो दे दिया गया था। तो जो खा खा के इंसान सुबह से लेके इधर तक थक जाता है ना, तो फिर अगर मैगी की अगर आप रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल तो अरफात का हमारा टेंट काफी अच्छा था, और जबल रहमत के भी पास में ही था, तो हम वॉकिंग डिस्टेंस से हम चले गए थे और फिर वापस इजीली जाकर आ भी गए थे। अब बात कर लेते हैं कि अरफात के जो बाथरूम वगैरह थे, टॉयलेट वगैरह थी, वो कैसी थी। तो पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं आता है, उन यानी गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सहूलतें देती है, यानी बाथरूम क्लीन भी रखती है और डस्टबिन भी दी हुई होती है, और टिश्यू का भी इंतजाम होता है, पानी का भी इंतजाम होता है, पर पता नहीं क्यों हम लोग इतनी गंदगी क्यों मचाते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। इतनी गंदी करके रख देते हैं बाथरूम। हालांकि पानी भी है, टिश्यू भी अब गंदा करने का कोई सवाल ही नहीं है ना, डस्टबिन भी है, आप कचरा भाई जो भी आप डस्टबिन में डाल दो। पर अल्लाह जाने, अगर हम हज करने जा रहे तो थोड़ा इन चीजों का ख्याल कर ले भाई, गंदगी अपनी तरफ से ना करे। और क्या हो रहा है उससे, फिर हम गंदगी तो फैला देते हैं, लेकिन बेचारे दूसरे हाजी होते हैं ना, फिर वो वॉशरूम यूज नहीं कर पाते, वो टॉयलेट को यूज नहीं कर पाते हैं। कितने तो ऐसे थे जो पेशाब को रोक रोक के रह रहे थे कि बाथरूम इतना गंदा है कि जा नहीं पा रहे। तो ये मुसलमानों की तरफ है ना, हमने खुद उसको गंदा किया। वरना हम, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने तो उसको साफ सुथरा और टिश्यू विश्यू के साथ हमको दी थी, लेकिन हम लोग पता नहीं क्या जहालत दिखाते हैं कि बड़ी गंदी वहां की बाथरूम हम कर चुके होते हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश करें हम गंदी नहीं करें, लेकिन हाँ, अगर आप पूछोगे तो फिर हम लोग उसको गंदी कर देते हैं, वरना गंदी वो बिल्कुल नहीं होती है, साफ सुथरी ही हमको दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर पैकेज की तरफ से। तो बाथरूम वहां के आपको थोड़े से इशू हो गए अरफात के दिन में। अब बात कर लेते हैं मुजदलिफा। तो मुजदलिफा भी हमको बस के थ्रू ले जाया गया, और एक जगह पर जहां पर जगह मिली वहां पर हमको छोड़ दिया गया। वहां से वॉशरूम भी माशाल्लाह मुजदलिफा की रात नजदीक ही था, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग होते हैं और मतलब क्राउड ज्यादा होता है मुजदलिफा में सारे, क्योंकि ये 5 दिन तो ऐसे ही थे ना, सारा क्राउड एक ही जगह जमा हुआ है, तो क्राउड की वजह से फिर थोड़ा इशू हो ही जाता है। तो वहां के भी वॉशरूम की बात करेंगे तो थोड़े गंदे हो ही जाते हैं, क्योंकि लोग भी इतने ज्यादा होते हैं ना। एक तो हम गंदा करते हैं, और दूसरा जाहिर सी बात है, अगर घर में भी दावत हो तो बहुत सारे लोग आए तो गंदगी मची जाती है। तो बस वहां भी मुजदलिफा में भी थोड़ा बाथरूम का इश्यू होगा। और अगर आपको वजू वजू कुछ करना है तो आप थोड़ा जल्दी निकल जाए, क्योंकि लाइन भी बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, फिर वो अरफात के मैदान हो कि मुजदलिफा का मैदान हो, हर जगह आपको लाइन वॉशरूम के लिए बहुत ज्यादा लंबी लगानी पड़ती है। ठीक है, मुझको याद है मैं 3 बजे से कुछ गई थी कि भाई चलो तहज्जुद वगैरह पढ़ लूं, और फिर आगे फजर के लिए भी वो वजू रह जाएगा। आते आते मुझको 4, 4:15, 4:30 होने लग गए, यानी 1 घंटा और समथिंग लग गया सिर्फ मुझको पेशाब और वजू करने के लिए। ठीक है,
तो आपने इस बात का थोड़ा सा ख्याल करना है। और एक बात मैं बता दूं कि मुज़दलिफा में जो होता है ना, पानी का इंतज़ाम नहीं होता है, तो आप अपने साथ प्लीज़ पानी की बोतल को अरफात के टेंट से लेके जाए। बहुत वहां पर नहीं होता, ये शायद हम तक पहुंच नहीं पाता है, पर पानी की यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ये कुछ चीजें मेरे जहन में आई कि मुझको लगा कि ये बता दी जाए, वरना अगर आपका इस बारे में कोई सवाल है तो प्लीज मुझको कमेंट करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि इसका जवाब दूं।